जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। जब घड़ी 3 बजाती है तो इसके घंटे और मिनट के संकेतों के बीच का कोण क्या होता है। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि किसी घड़ी के अंदर 3 बजे हैं तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। पहला तो है कि हम इसको फॉर्मूले के तरीके से सोल्व करेंगे और दूसरा है कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो दोनों ही तरीके हम आपको बताने वाले हैं ताकि इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं आसानी से सोल्व कर लें। फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है थीटा बराबर है 11/2। यानी कि इस फॉर्मूले को आप याद भी रखना, 11/2 गुणा के अंदर हो जाएगा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। ठीक है, ये होता है थीटा यानी कि कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। हमें क्या करना है, थीटा यानी कि कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थीटा बराबर है, उसके बाद में 11 बटा में क्या है 2, उसके बाद में गुणा में क्या है मिनट, मिनट हमें दिया नहीं गया है तो यहाँ पर रखेंगे 0, उसके बाद में क्या है माइनस, फिर दिया गया है 30, उसके बाद में गुणा में घंटा, घंटा कितना दिया गया हमें, दिया गया 3, तो h के स्थान पर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। सोल्व करिए इसको, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, किसी भी संख्या को हम 0 के साथ में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 11/2 को हम 0 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, उसके बाद में क्या है माइनस है 30 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 3 90। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 90 चला जाएगा तो यहाँ पर मेरे भाई कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 90। कौन पूछा गया है तो ये आएगा डिग्री के अंदर। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये तो माइनस में है, तो मेरे भाई आप हमेशा याद रखना कोण कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। यानी कि जब घड़ी के अंदर 3 बजेंगे तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 90 में दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो मेरे भाई ये तो था हमारा पहला मेथड। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ में आप सेकंड मेथड के साथ में आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा सेकंड मेथड। मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए घड़ी आपने देखी है तो इस तरह की एक घड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर टाइम कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता है 12, ठीक है, यहाँ पर होता है 6, उसके बाद में यहाँ पर होता है 3 और यहाँ पर होता है 9। ठीक है, एक बार समझिए, थोड़ा सा समझेंगे तभी आप इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। 12 के बाद में कितना बजता है, 1 बजता है, उसके बाद में 2 बजेगा, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में कितना बजेगा 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11। यानी कि इस तरह से आपकी क्या होती है, घड़ी होती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आप याद रखना, यानी कि हर एक घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको बोलूँ कि 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर मैं आपको बोलूँ कि 2 और 3 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी बनेगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मेरे भाई मिनट और घंटे की सुई के बीच में यहाँ पर देखिए 30 30 30 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर 30 30 30 को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30 और 30 हो जाएगा 60, 60 और 30 हो जाएगा 90। यानी कि यहाँ पर है कि 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि भाई 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको 30 डिग्री और बढ़ा देना है। यानी कि 90 के अंदर 30 को और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120। यानी कि 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है। थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने
दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों में अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और आप सभी से पूछा गया है कि इस शब्द का प्रयोग करके इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प का शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए के अंदर जितने भी लेटर में दिए गए हैं उन सभी को इस बड़े वाले शब्द के अंदर देखेंगे। यानी कि इस शब्द के अंदर क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों के शब्दों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए के अंदर हमें सबसे पहले लेटर दिया गया है एन, उसके बाद में दिया गया है ए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर एन और ए दिया गया है। इसी प्रकार से एन ए के बाद में है टी आई, तो यहाँ पर देखिए टी आई भी दिया गया है। उसके बाद में क्या है ओ एन, तो यहाँ पर देखिए ओ एन भी हमें दिया गया है। यानी कि ये वाला शब्द बनाया जा सकता है। हमसे पूछा गया है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम ऑप्शन बी को देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है सबसे पहले पी आर। क्या इस वाले शब्द के अंदर हमें कहीं पे भी पी आर दिया गया है, तो नहीं सर, आर तो हमें दिया गया है लेकिन पी हमें कहीं पे भी नहीं दिया गया है। यानी कि जो ऑप्शन बी है ये नहीं बनाया जा सकता है। हमसे क्या पूछा गया था कि नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इस शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन बी के अंदर जो शब्द दिया गया है ये नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है टी आर, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर टी भी दिया गया है और आर भी दिया गया है। उसके बाद में है ए आई, तो यहाँ पर देखिए ए भी दिया गया है और आई भी दिया गया है। लास्ट में क्या है इसके अंदर है मेरे भाई एन, तो यहाँ पर देखिए एन भी दिया गया है। यानी कि ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी के अंदर सबसे पहले दिया गया है सी आर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सी आर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में ए आई, तो यहाँ पर देखिए ए भी है आई भी है। उसके बाद में क्या है एन, तो यहाँ पर देखिए एन भी दिया गया है। यानी कि ऑप्शन डी भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी का ऑप्शन बी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। आप पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर जाते हैं, फिर दाएं मुड़कर 33 किलोमीटर जाते हैं, तो आपका मुख किस दिशा की ओर है। मेरे भाई ये दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है दिशाओं का। यानी कि इतना तो आपको पता है कि ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। इसके जस्ट नीचे कौन सी दिशा होती है, तो उत्तर के जस्ट नीचे होती है दक्षिण दिशा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दाईं ओर होती है कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। और मेरे भाई इसके जस्ट दाईं ओर होती है कौन सी, यानी कि मेरे भाई दाईं ओर तो होता है पूर्व दिशा और बाईं ओर होता है
पश्चिम दिशा। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इस नक्शे को आपको देखकर क्या करना है, इस प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोला गया है कि आप पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ से आपकी गाड़ी चलेगी किधर, पूर्व की ओर। पूर्व किधर है, इस तरफ। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ से हमारी गाड़ी चलेगी पूर्व की ओर कितनी दूर, 45 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। उसके बाद में बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलते हैं। तो यहाँ से इसका दायां हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरफ चलते हैं, कितना चलते हैं, 65 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65 किलोमीटर। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 33 किलोमीटर जाते हैं। तो यहां से इसका बायां हो जाएगा इस तरफ है। कितना चल रहा है, 33 किलोमीटर चल रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 33 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपका मुख किस दिशा की ओर है। यानी कि गाड़ी कहां पर है, यहां पर चल रही है। तो यहां पर मेरे भाई इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, तो इस तरफ हो जाएगी पूर्व दिशा। यानी कि अब आपका मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। यानी कि पूर्व हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तीसरे प्रश्न के अंदर सभी अभ्यर्थियों का राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 47 और 15 का आपस में जो संबंध है उसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का संबंध 19 के साथ में बन जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व करेंगे। कैसे, या तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि 47 से यहाँ पर 15 कैसे आया है, या फिर हम यहाँ पर पता करेंगे कि 15 से यहाँ पर 47 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर पता करेंगे कि 15 से यहाँ पर 47 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए 15 से यहाँ पर 47 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 15 का किया गया है 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए 15 का 3 गुना करेंगे तो बन जाएगा 15 तिये 45 है। और मेरे भाई यदि इस 15 के अंदर हम क्या कर दें, +2 कर दें तो 15 और यानी कि 45 और 2 मिलकर बन जाएगा 47 है। और ध्यान से देखिए 47 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 19 के अंदर है और इस 19 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 15 की तरह इस 19 का हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा 19 तिये 57 है। और जिस प्रकार से 45 में +2 किया गया है उसी प्रकार से 57 में भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 57 और 2 मिलकर बन जाएगा 59 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 59 है। अब हमें देखना है कि संख्या 59 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 59 में दी गई है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए,
सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 222 है, 222 के बाद में दिया गया है 194 है, 194 के बाद में दिया गया है 166 है, 166 के बाद में दिया गया है 138 है, 138 के बाद में दिया गया है 210 है, 210 के बाद में दिया गया है 82 और 82 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यदि आपने इस सीरीज को ध्यान से देखा है तो ये सीरीज कंटिन्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर इस सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए 222 से कितना बन रहा है 194, 222 से 194 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 222 में से क्या कर दें -28 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 194। फिर देखिए 194 से कितना बन रहा है 166 है, 194 से 166 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 194 में से क्या कर दें 28 को घटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा 166 है। फिर देखिए 166 से कितना बन रहा है 138 है, 166 से 138 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 166 में से क्या कर दें -28 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 138 है। फिर देखिए 138 से कितना बन रहा है 110 है, 138 से 110 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी यदि हम 138 में से क्या कर दें -28 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 110 से। फिर देखिए 110 से कितना बन रहा है 82, 110 से 82 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 110 में से भी क्या कर दें -28 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 82। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 82 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर सभी में क्या हुआ है -28 हुआ है। तो यहाँ पर हम 82 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 82 में से भी क्या कर देंगे 28 को कम कर देंगे, यानी कि 82 में से हम 28 को घटा देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको सोल्व करेंगे। 82 में से हमें क्या करना है 28 को घटाना है। जैसे ही हम 82 में से 28 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 54 है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54 है। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर संख्या 54 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है कांच में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। जो श्वसन है ये एक प्रकार की क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। या फिर हम बोल सकते हैं कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है श्वसन। ठीक है, आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। और इस बार यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो मेरे भाई याद रखना, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो टाइफाइड है ये एक जीवाणु जनित रोग है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 मनाया गया था 23 जुलाई को। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश की किरण गमन करती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश सदैव किस दिशा में गमन करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी दिशा में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बतानी है। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है स्त्री केसर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। फूल का अंडाशय भाग किसमें बदलता है? फल में बदलता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है लिचेन पदार्थ का। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।